इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताइएगा। और वो ये है कि इतनी सारी रिपोर्टें हैं, घर वापसी का प्रोग्राम है सरकारी सरपरस्ती के अंदर, और ऐसी सूरत के अंदर वहां पे जो अनरेस्ट है, बट अपना भट्टी साहब, ये सारा जो है हमें कुछ करने की जरूरत है। भाई, हमने 70 साल कुछ नहीं किया, आप भी करने की जरूरत नहीं है। हम तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड सोसाइटी के अंदर कोहेसिवनेस होती है, आपस में इंटीग्रेशन होती है, आपस में मिलना जुलना होता है। आप भी मेरे तकरीबन हमउम्र ही हैं, तो चले थोड़े से दो तीन माह कम हो गया आपको, लेकिन अरसलान भट्टी साहब, आप और मैं देख रहे हैं जो कोहेसिवनेस, जो क्लोजनेस, जो इंटीग्रेशन इंडियन सोसाइटी में हमने 18 और 90s में देखी है, गुज़िश्ता सदी की 2 आखिरी दिहाइयों में, वो हमें 2005 के बाद नजर नहीं आती। बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, मैं किसी प्रोपेगेंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा अनरेस्ट आई है, और इसकी ज्यादा बड़ी आवाजें जो है वो हमें मोदी साहब के इक़्तिदार में आने के बाद और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद सुनाई देना शुरू हुई है। उससे पहले इस तरह की आवाजें जो थी, इख्तिलाफी आवाजें, वो इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं माइनस कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूँ। अपने भट्टी साहब, भाई साहब, पहली बात आपने उम्र की है, तो मैं जब जर्नलिज्म में आया था ना, तो जब मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ, तो वहाँ पे एक बड़े अच्छे बारिश किस्म के आदमी बैठे हुए थे, उनके कुछ बाल भी थे थोड़े से ज़्यादा, उनके बाल वो अपने पाइप लगा के बैठे हुए थे, वो धुआं उड़ा रहे थे, और वो उसके काले बाल थे उनके उस वक्त, और काफ़ी सारे बाल थे। तो उन्होंने पता चला जी कि वो रिजवानुर रहमान रजी साहब हैं, ये हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हैं, और जय्यद कॉमर्स रिपोर्टर हैं। लाहौर में 6-7 लोग हैं जो कॉमर्स करते हैं और ट्रेड करते हैं, उनमें से एक हैं, और इनको तकरीबन उस वक्त 10 साल हो चुके थे। तो ठीक है, उतना ही फर्क होगा मेरा आपका, ये तो होगी उम्र की बात। और उसके आगे जो थे, एक साबित शाह साहब हमारे दोस्त हैं, वो बैठे हुए थे, उनके खैर सर पे तभी बाल नहीं थे, अब भी नहीं है। वो भी पता चला जी कि वो भी कोई 7-8 साल उनको भी हो चले हैं इस फील्ड में आए हुए। लेकिन चलें, बहरहाल दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बड़े हैं। रईस साहब, जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया से इतनी सारी रिपोर्ट्स और एक्शन कोई नहीं, बात यह रईस साहब कि इंडिया जो है वो आप जो मर्जी उसका कर लें, उनकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, उनकी एक ऐसी पॉलिसीज हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस उनको क्या कह रही है, और उसके अलावा वो जो कॉमनवेल्थ वाले हैं वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक क्या कहती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उन्हें क्या कहता है। रईस साहब, उनकी वायलेशन कब नहीं थी? 1947 में उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया, क्या वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी? फिर 1965 में जंग के दौरान जो कुछ उन्होंने किया, 1971 में उन्होंने जो कुछ किया, सियाचिन में उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया, उसके बावजूद आजकल ये पिछले 2-3 सालों में जितनी LOC पर उन्होंने वायलेशंस की, उसके क्या वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं है? भाई साहब, उसको कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछने वाला। हम नाराज होकर जिस तरह होता है जी कि मैं मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो ना सी भाड़ में जाइए, इस तरह काम नहीं होता। रही साहब, हमारा कोई जरा सा होता है ना मसला, वो बिल्कुल सही है कि जी इंडिया में उसका बवेला मच जाता है, उसका शोर आना शुरू हो जाता है कि जी ये हो गया फलां। आपके 10 हिंदू बाकायदा वहाँ पे मर्डर किए गए हैं, बाकायदा मैस मर्डर हुआ है उनका, लेकिन हमने क्या किया? उसका कुछ भी नहीं। उनके अपने भी वो कुछ नहीं, वहाँ लोकल पुलिस गई है, उन्होंने वो जो होती हैं पंचनामा जिसको वो कहते हैं अपनी जुबान में, यानी FIR टाइप, रिपोर्ट टाइप, वो करके वापस आ गए हैं। हमने वो मामला कब उठाया, किस फोरम पे उठाया? किसी फोरम पे नहीं उठाया। हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नहीं उठाया, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं उठाया, हमने किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई पिटीशन डाल देते चलें, ना एक्सेप्ट होती, वो तो हमारी, हमें पता है हमारी औकात का, लेकिन चलें हम हुज्जत तो पूरी करें ना। भाई साहब, हम तो हुज्जत भी पूरी नहीं करते हैं वहाँ पे। इंडिया की इकॉनमी साबिर शाह साहब ने बहुत एलैबोरेट तरीके से बताई कि जी उनकी इतनी इकॉनमी है। भाई साहब, हमारे से कई गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना बड़ी इकॉनमी उनकी चल रही है। उनको कोई परवाही नहीं है किसी भी छोटे मुल्क या बड़े मुल्क की। वो कहते हैं नहीं देता अमेरिका में पैसे, ना दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं देता, ना दे, हमारे गरीब हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगे, सोते हैं आसमान के नीचे सोते रहे। भाई साहब, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप उनके बारे में बात जो है, जिस तरह वो प्रोपेगेट करते हैं, पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा वॉर उन्होंने शुरू की हमारे खिलाफ, हम उसका जवाब तो दे सकते हैं ना कम से कम। हम वो नहीं देते हैं। क्या कमजोरी है मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता कहां पे कमजोरी है, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हुकूमती सतह पर, बाकी सतह पर जो मामला आपने कहा जी कि माइनस, उसके माइनस कर देते हैं उसको। उसके बाद इंडिया ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ कब बढ़ाया? हम हमेशा उसके जाके घुटनों को हाथ लगाया, हमने उनको इन्वाइट किया, हमने सारा कुछ किया, वो हमारे साथ दोस्ती करके राजी नहीं है, और हमारी भी कई की दोस्ती है। अब आज वो आ गया जी कि हमने चीनी लेनी है। भाई साहब, वो एक बंदे ने मेरे से एक सवाल किया, एक दुकान पे मैं गया शाम को भी, तो मुझे कहता जी जरा तुसी साफी गयो दसना, एक काफरा दी चीनी जायज है? मैं एकदम परेशान, मैंने कहा ये क्या? उसने जवाब दे दिया, कहता जी वो बुत परस्त ने, उन्होंने तो गन्ना भी 2 नंबर तरीका, वो भी काफर है, जो चीनी असी खावांगे असी लोग रोजे रखने ने। ये उससे बाकायदा मुकालमा कर रहा है वो एक बंदे से, और मैं उसके बीच में कूदा। मैंने कहा जी चीनी का कौन सा मजहब दीन होता है? वो कहता जी तानू की पता, तुसी ते आके टीवी ते सच झूठ बोल के निकल जाना, मुड़ के भुगतना ते असी मौलवियां नूं। मैं बड़ा हैरान हुआ आज इस बात पे। रईस साहब, तय ये पाया कि हम इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है कम से कम उसका मुकाबला कर लें, या उनके जो वहां पे जो कुछ हो रहा है हमारा उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन हम आलमी इदारों को कम से कम वो तवज्जो जरूर उनकी करवाएं कि भाईजान ये देख लें ये हो क्या रहा है हमारे हमसाये में, हमसाया हमारा हमें तंग करता है, आपकी मेहरबानी इनको समझाएं। 3-4 फोरम से भी हम कर लेंगे तो उसमें से किसी एक फोरम का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा, बात तो होगी ना। अभी तो बात ही नहीं हो पा रही।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे